अजीत एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का था और पेशे से एक डॉक्टर था जो कि अपनी माँ अनुराधा के साथ रहा करता था। एक दिन अजीत अपनी माँ के पास आता है और बोलता है। माँ, मुझे क्लिनिक जाने के लिए देर हो रही है। आप मेरा सामान पैक कर दोगी? सामान पैक? लेकिन क्यों बेटा, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ माँ, वो क्या है ना, मेरे एक दोस्त की शादी है और वो मुझे ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आऊँ, इसलिए मैं चला ही जाता हूँ। हाँ बेटा, चले जाओ। वैसे भी अपने काम के चक्कर में ना तुम कहीं जा नहीं पाते हो। ठीक है माँ, मैं क्लिनिक जाता हूँ, आप मेरा सामान पैक कर देना। ठीक है बेटा, जाओ, मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। अजीत अपने क्लिनिक के लिए निकल जाता है, जिसके बाद अनुराधा अपने घर के कामों में लग जाती है। अपने सारे काम खत्म करने के बाद वह अजीत के कमरे में जाती है और उसकी सारी पैकिंग करके उसके बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद अजीत क्लिनिक से वापस आता है और अपनी माँ को सोते देखकर खुद से बोलता है। मेरी माँ को भी ना कितना काम करना पड़ता है, बेचारी थक कर मेरे ही कमरे में सो गई। मैंने कितनी बार माँ से कहा है कि माँ एक नौकर या नौकरानी रख लो, लेकिन नहीं, ये तो सुनती ही नहीं है। काश मैं अपनी माँ की मदद कर पाता, लेकिन क्लिनिक से समय ही नहीं मिल पाता है। तू अकेले अकेले अपने आप में क्या बड़बड़ा रहा है? तू ठीक तो है ना? माँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है आप ठीक नहीं है। ज्यादा थक गई हैं क्या, जो आप मेरे कमरे में सो गई? हाँ बेटा, आज ना काम कुछ ज्यादा था तो मैं थक गई थी और पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। कोई बात नहीं माँ, एक नौकरानी रख लेते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं बेटा, हम दो ही तो हैं इस घर में, मुझे नौकरानी की क्या ही जरूरत है। और काम में लगे रहने से मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होता है, वरना मुझे तेरी बहुत याद आएगी। तू तो अपनी क्लिनिक में बहुत बिजी रहता है। माँ, आपको इस उम्र में मैं इतना परेशान होते हुए कैसे देख सकता हूँ? आप ही मुझे बताओ कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाए। वैसे एक काम कर सकते हैं, जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुझे मेरी चिंता भी नहीं होगी। कैसा काम माँ? आप बताओ मुझे, आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। बेटा, तू ना अपने दोस्त की शादी में तो जा रहा है, लेकिन अपने लिए भी ना कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लियो और शादी कर लियो। वो घर में आ जाएगी तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुझे मेरी चिंता भी नहीं होगी और वो मेरा ख्याल भी रखेगी। माँ, आप मुझे कुछ भी करने को कह दो, मैं कर दूंगा, लेकिन शादी वादी के बारे में मत बोला करो। अरे, शादी नहीं करेगा तो क्या जिंदगी भर कुंवारा बैठेगा? माँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन उससे करूंगा ना जो मेरे टाइप की होगी, क्योंकि आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है। घर में कदम रखती नहीं है और माँ बेटे को अलग कर देती है, और मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। माँ, आप तो मेरी जान हो और आपसे दूर रहकर मैं जी नहीं सकता। बेटा, सब लड़कियां ना एक जैसी नहीं होती है, तू एक बार शादी के लिए हाँ तो कर। माँ, हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक पे ना किसी और दिन बात करते हैं। अभी मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ जाता हूँ मैं। आपने सामान पैक कर दिया ना? अरे हाँ भाई, कर दिया तेरा सामान पैक, जा आराम से जाइयो। अजीत अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने दोस्त की शादी में चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ उसकी लाइफ बदलने वाली है। उसके दोस्त की शादी हो रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अजीत उन गुंडों की पिटाई करता है और उस लड़की को बचा लेता है और बोलता है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप जाइए यहाँ से, वरना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? ज्योति जब तक अजीत को कुछ समझाती, उससे पहले ही वह गुंडे वापस आ जाते हैं और अजीत को पकड़कर ज्योति और अजीत की शादी करवा देते हैं। अजीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे ज्योति को लेकर घर आना पड़ता है। अजीत को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर अनुराधा हैरान रह जाती है और बोलती है। हे राम अजीत बेटा, तूने तो मेरी बात दिल पे ही ले ली। मैंने तो तुझे मजाक में बोला था कि अपनी दोस्त की शादी में जाइयो तो वहाँ एक अच्छी सी लड़की पसंद कर लियो, लेकिन तूने तो सच में पसंद कर लियो, शादी करके भी ले आया। माँ, ये शादी ना जबरदस्ती हुई है, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ समझी नहीं, तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? कोई बात नहीं, अगर तूने अपनी मर्जी से शादी की है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो बस एक बहू चाहिए थी और वो मुझे मिल गई है, और तेरा फैसला है तो मुझे तेरे फैसले पे विश्वास है। माँ, ये फैसला मेरा नहीं था, बल्कि किसी और का था।
जबरन शादी करवाई गई है मेरी। मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे और इसके साथ क्या रिश्ता था, लेकिन इसकी इज्जत बचाने के चक्कर में मेरी शादी इससे करवा दी गई। अब मैं क्या करूँ माँ, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। ये क्या बोल रहा है बेटा? ये लड़की कौन है तू? तेरी शादी उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्यों करवाई है? माँ जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वो मेरे बड़े भाई थे। वो लोग हर शादी में ऐसा नाटक करके ये पता करते थे कि कौन सा लड़का शरीफ और अच्छे घर का है, ताकि वो उसके साथ मेरी शादी करवा सके। लेकिन ये तो कानूनी अपराध है। और ये कौन सा तरीका है शरीफ लड़के की जांच करने का? हम जल्दी पुलिस में कंप्लेंट करेंगे और उन लोगों को अंदर करवाएंगे। माँ जी, ऐसा मत करिएगा। वहाँ पर पुलिस वालों की भी नहीं चलती है। वहाँ इंसान जिंदा जाता जरूर है, लेकिन जिंदा लौटता नहीं। तुम ये सब बातें करके ना मुझे डराओ मत। मैं नहीं डरता तुमसे। हाँ, और हाँ, तुम जैसी गवार को ना मैं अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। ये जो तुम्हारे गुंडे खानदान वाले ना, इन्हीं हरकतों के कारण उनको कोई शरीफ लड़का नहीं मिला होगा। देखिए जी, हम कोई गवार नहीं है, बल्कि हम 10वीं पास हैं। 10वीं पास और फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ, हमारे घर में थोड़ी सी पाबंदी थी, जिसकी वजह से हम आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़ पाए उतना ही बहुत है। पराठेदार इंग्लिश और तुम बोलोगी? इंग्लिश की स्पेलिंग आती है तुम्हें? और हाँ, इस घर को अपना मत समझना। जल्दी से ना तुम्हें रवाना कर दूंगा। अजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ज्योति जानती थी कि अजीत के साथ बहुत गलत हुआ है, जिस कारण वह अजीत की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। वह अपने एक बहू होने का पूरा फर्ज निभाती है और उसके अंदर बहू होने के सारे गुण थे। धीरे धीरे अनुराधा उसे पसंद करने लगती है, लेकिन अपने बेटे के डर के मारे वह हमेशा ही उससे गुस्से में बात करती है। एक दिन उसकी पड़ोसन शांति उनके घर आती है और बोलती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ अनुराधा, तेरे बेटे ने शादी कर ली। मुझे अजीत से ये उम्मीद नहीं थी। उसे तो मैं भी बहुत संस्कारी लड़का जानती थी। ये लव मैरिज करना, घर से भाग जाना, ये सब संस्कार उसके अंदर है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शांति, तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा अपने दोस्त की शादी में गया था, वहीं पर कुछ गुंडे लोगों ने अपनी बहन की शादी मेरे बेटे के साथ जबरन करवा दी। अच्छा, तब तो तुझे उसी लड़की और उसके घर वालों पर कंप्लेन करनी चाहिए। जरा मुझे भी तो उस लड़की से मिलवा दे। अभी बुलवाती हूँ। वैसे लड़की इतनी बुरी नहीं है, जैसी बहू मैं चाहती थी वो उसमें सारे गुण हैं। अब उसका खानदान गुंडे के घर का है, ये शरीफ घर में है, उससे इसका क्या लेना देना? हमें तो लड़की से मतलब है ना, और लड़की तो मुझे शरीफ लगी है। नमस्कार आंटी जी, हम ही हैं डॉक्टर बाबू की दुल्हनिया। अब बताइए, आपको हमसे क्या पूछना है? हम बहुत देर से रसोई में से देख रहे थे, आप हमारी माँ जी से कुछ बोल रही थी। ये हम क्या लगा रखा है? अपने साथ 10 लोगों को और लेकर चल रही हो क्या? कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? हम 10वीं पास हैं, 10वीं। अनुराधा, अगर तुझे अपने डॉक्टर बेटे की शादी एक 10वीं पास लड़की के साथ ही करवानी थी, तो मेरी बहन की लड़की कौन सी बुरी थी? वो कम से कम 12वीं पास तो थी। अगर तूने पहले हाँ कर दी होती तो अब तुझे 10वीं पास बहू नहीं मिलती। सच कहते हैं, लोगों की किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता है। शांति अनुराधा को 10वीं पास बहू होने के कारण उसे ताना मारकर चली जाती है, लेकिन अनुराधा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ज्योति को दिल से अपनी बहू मान चुकी थी, जिसके कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बहू 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है। जानकी सुबह सुबह सोकर ही उठती है कि तभी जानकी की 2 बहुएं दिव्या और अंजलि कमरे में अपनी अपनी साड़ी लेकर आती हैं। माँ जी, ये साड़ी देखो और बताओ कैसी लग रही है। बहू, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ कि तू यहाँ मेरे मुंह के आगे ये साड़ी ले आई। हाँ माँ जी, आपको नहीं दिखाएंगे तो हम किसे दिखाएंगे अपनी साड़ियाँ? मैं तो यही कहती हूँ कि ये सब काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा होगा, इसलिए आप बता दो कौन सी अच्छी है। हाँ हाँ, दोनों साड़ियाँ बहुत अच्छी है, तुम दोनों पर बहुत अच्छी लगेंगी। माँ जी, आपकी आँख तक नहीं खुली है पूरी और आप बिना अच्छे से देखे ही बोल रही हो कि अच्छी है।
अरे कम से कम एक बार देख तो लो, तब बोलो ना कि अच्छी है या नहीं। बहू, ये तुझे तब नहीं दिखा जब आधी नींद से ही अपनी सास को उठाकर ये साड़ियाँ दिखाने लग गई। अरे सुबह सुबह बहुएं अपनी सास को चाय पानी पिलाती है और तुम दोनों हो कि अपनी सास को साड़ियाँ दिखा रही हो। शर्मा रही है या नहीं तुम दोनों को? माँ जी, हम शर्माते हुए ही पूछ रहे हैं। माँ जी, आप बता दो ना जल्दी से कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। हमें और भी बहुत सारे काम है, फिर हम वो भी करने लग जाएंगे ना। अभी तक तो मेरी शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई है, बस ये एक साड़ी ली है। अगर माँ जी बता दे कि अच्छी लग रही है या नहीं तो मैं आगे का देखूं। माँ जी, आपने बहुत सो लिया, अब उठो और बताओ कि इसमें से कौन सी साड़ी अच्छी है। अरे तुम दोनों इतनी उतावली क्यों हो रही हो? तुम दोनों को किस लिए शॉपिंग करनी है? माँ जी, आप ना अब ज्यादा भी मत बनो। आपको सब पता है कि हम किस लिए शॉपिंग कर रहे हैं और क्यों इतना ज्यादा खुश हैं। अब जल्दी से बताओ हमें कि कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मत बताओ। मुझे क्या, दिव्या की साड़ी ठीक है, लेकिन मुझे अंजलि की साड़ी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। इसमें कोई दूसरा रंग ज्यादा अच्छा लगता, ये खास नहीं लग रहा है। जानकी जैसे ही अपनी राय बताती है, तुरंत दोनों बहुएं वहाँ से अपनी अपनी साड़ियाँ लेकर चली जाती हैं। और जानकी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। जानकी के घर में काफी ज्यादा चहल पहल थी। जानकी की पांचों बहुएं घर सजाने में लगी हुई थी। तभी जानकी अपनी पांचों बहुएं हिमांशी, शालिनी और आनंदी के पास आती है। अरे घर में साज सजावट क्यों हो रही है? कोई मुझे बताएगा कि आखिर है क्या? तुम पांचों भी काफी बदली बदली लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? माँ जी, घर हम पांचों ने मिलकर सजाया है, कोई भी लड़ाई नहीं करी आज तो। बताओ कैसा लग रहा है? घर तो अच्छा सजाया है, लेकिन अब मुझे ये तो बता दो कि घर को सजाने के पीछे का आखिर क्या कारण है? घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या? किसी का कोई भाई आ रहा है? सुहागन औरतों का सबसे बड़ा दिन आ रहा है और हम सब इसे खास बनाने में कोई कमी नहीं रखने वाले हैं और ना ही हम आपको जरा भी परेशान करेंगे। क्या बात है, ऐसी कौन सी हवा चल गई मेरे घर में जो पांचों विमान हर वक्त लड़ाई या झगड़ा करती रहती थी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी, वो मिलजुल कर काम कर रही है। माँ जी, हम घर का तो सारा काम कर ही लेंगे, आप बस जो थोड़ा बहुत सामान रह रहा है वो ले आना। ठीक है, लिस्ट बनाकर दे देना जो भी लाना हो, क्योंकि मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, और इसीलिए सामान भी नहीं पता कि क्या क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है माँ जी। पांचों बहुएं सामान की लिस्ट जानकी को दे देते हैं और कुछ देर बाद जानकी जब अपनी पड़ोसन के साथ सामान लेने जाती है तो उसे करवा चौथ के बारे में पता चलता है और वो ये सब बात सुनकर बहुत ही चौंक जाती है। जानकी बिना सामान लाए ही घर आ जाती है और अब जानकी को खाली हाथ उसकी पांचों बहुएं देखती हैं, तो उन पांचों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बहुओं, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम पांचों ने ये सब करवा चौथ के लिए मंगवाया था? जी माँ जी, करवा चौथ आ रहा है और ये सब हमने करवा चौथ के लिए ही तो मंगाया है। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो इस बारे में। अरे हाँ, सच में नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे घर में करवा चौथ नहीं मनाते हैं। क्या माँ जी, करवा चौथ तो हर सुहागन स्त्री मनाती है, फिर आप क्यों नहीं मना सकती हो? माँ जी, आपका जो कोई भी कारण हो, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अरे करवा चौथ का व्रत तो अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और मैं ही अपने पति के लिए ये व्रत ना रखूं? नहीं माँ जी, ये नहीं हो सकता। मैं अंजलि की बात से पूरी सहमत हूँ। तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो तुम पांचों को ही घर से निकाल दूंगी। मैंने कह दिया कि हमारे घर में कोई करवा चौथ नहीं मनता है तो नहीं मनता है। अगर इस बात में कोई और बहस हुई तो अच्छा नहीं होगा। माँ जी, ये तो कोई बात नहीं होती ना आप हमें पूरी बात बता रही हो और ना ही ये बता रही हो कि हम पांचों आखिर करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रख सकती। माँ जी,
हमारा ये पहला करवा चौथ है और हम पांचों ही बहुत खुश हैं अपने करवा चौथ को लेकर। आप तो देख ही रही होंगी ना कि हम किस तरह से सारी तैयारियां कर रहे हैं। तुम लोगों को अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो साफ साफ बता दो ना। मुझे भी और बहुत तरीके आते हैं अपनी बात समझाने के। अब आगे तुम पांचों खुद ही बहुत समझदार हो। जानकी अपनी बात बोलकर वहाँ से चली जाती है। पांचों बहुएं बहुत ज्यादा निराश हो जाती हैं, क्योंकि उन पांचों का बहुत मन था करवा चौथ का व्रत रखने का, लेकिन अपनी सास की बात काटने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही 2 दिन बाद जब करवा चौथ आता है तो पांचों बहुएं सुबह 4 बजे उठती हैं और रसोई में जाकर सरगी खाने लगती हैं। माँ जी ने पता नहीं क्यों हमें करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मना किया है, बल्कि मुझे तो यही लगता है कि करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। अगर माँ जी हमारे व्रत रखने से खुश हो रही होती तो आज वो हमें सरगी खिला रही होती। हाँ माँ जी, पता नहीं क्यों करवा चौथ के नाम पर इतना गुस्सा करने लग गयी। जैसे हमने करवा चौथ नहीं बल्कि क्लब जाने की बात कह दी हो। कुछ सुनने को ही राजी नहीं है। लेकिन माँ जी, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। माँ जी के उठने से पहले हम सबको सरगी खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी माँ जी की आँख खुल गई ना तो वो समझ जाएगी कि हमने उनकी बात नहीं मानी और करवा चौथ का व्रत रख लिया। हाँ, सही कहा। पांचों बहुएं चुपचाप से बिना कोई आवाज किए सरगी खा लेती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। पांचों सुबह से कुछ भी नहीं खा रही थी और खाना भी कम बनाया होता है। जब रसोई में कम खाना जानकी देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो अंजलि को आवाज लगाती है। बहू, आज इतना कम खाना क्यों बनाया है? खाना बनाने की जिम्मेदारी तो तेरी थी ना। इतना कम खाना क्या कुत्तों के लिए बनाया है? माँ जी, वो क्या है ना, पता नहीं क्यों मुझे अपनी तबीयत खराब सी लग रही है और कुछ बनाया ही नहीं जा रहा था, इसलिए जैसे तैसे जितना भी बन पाया मैंने बना दिया। बहू, तेरी तबीयत खराब लग रही थी, इतना सा खाना बना दिया। हम इस खाने का करे तो क्या करे? जानकी अंजलि को बहुत सुनाती है, जिसके बाद अंजलि चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। जानकी को अपनी बहुओं पर काफी ज्यादा शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। शाम को पांचों बहुएं अपनी सास से बचते हुए छत पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इत्तेफाक से वहां उसी समय पांचों की ननद आरोही जानकी के साथ आ जाती है। पांचों को बिल्कुल सजे धजे देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है। तुम पांचों को मैंने पहले भी बोला था कि कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगा, तो तुम पांचों को मेरी बात समझ नहीं आई। माँ जी, हमें तो आपकी बात मानने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण के आप अपना फैसला हम पे थोप रही थी, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम पांचों ऐसा करोगी मेरे साथ। मैं अपनी पांचों भाभी को गलत नहीं बोल रही, लेकिन माँ ने जब करवा चौथ का व्रत रखा उसी दिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। बस इसीलिए ही माँ को करवा चौथ के व्रत से नफरत सी हो गई है, और पापा के साथ जो कुछ भी हुआ माँ उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपनी सास की बात को ना समझने की वजह से पांचों बहुओं को भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है, और अपनी बहुओं को प्यार से ना समझाने की वजह से जानकी को भी बुरा लगता है। गुंजन अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो घर के सामने पानी से भरा मटका ले जाती हुई एक अम्मा को देख लेती है, तो फटाफट झाड़ू को वहीं छोड़कर अम्मा के पास जाती है। अम्मा, आप इस उम्र में भी इतना भारी मटका क्यों उठा रही हैं? लाइए, मुझे दीजिए। का बताएं बिटिया, हमारी बहुरिया तो हमारी एक नहीं सुनती है। घर में एक बूंद भी पीने को पानी नहीं था। उसको कहे तो बोली के खुद ही ले आओ। हम भी मटका उठाकर निकल गए। ये तो ठीक बात नहीं अम्मा, भला अपनी बूढ़ी सास से कोई काम कैसे करवा सकता है? गुंजन पड़ोस में रहने वाली अम्मा की मदद करती है, तो वहीं मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली बिंदु देवी का पैर झाड़ू पर पड़ जाता है। हाय दैया, दरवाजे पर झाड़ू कौन पटक कर चला गया? ये इस नासपीटे गुंजन का ही काम होगा।
और ये है कहाँ? कहाँ से भटक कर आ रही है? काम चोरी करती है? निकम्मी, बोल कहाँ गई थी? माँ, वो मैं अम्मा के घर उनका मटका पहुँचाने गई थी, क्योंकि बताओ, अपने घर का काम छोड़कर दूसरों का काम करने निकल जाती है लड़की। इसीलिए तो मुझे रत्ती भर भी नहीं भाती है। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल बिल्कुल भी नहीं है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? झाड़ू उठा और सफाई कर, वरना इसी झाड़ू से आज तेरी कुटाई कर दूंगी। बिंदु गुस्से में गुंजन को धक्का मारते हुए वहां से निकल जाती है। बेचारी गुंजन, उसके हाथ में काफी खरोच आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू। वो रोते हुए झाड़ू उठाकर सफाई करने लगती है। बिंदु गुंजन की सौतेली माँ थी, जिसके चलते बिंदु का गुंजन के प्रति अत्याचारी बर्ताव रहता था। बिंदु का एक बेटा भी था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उन दोनों के प्यार को देखकर गुंजन को हमेशा अपनी माँ की कमी सताया करती थी। एक रोज वो अपनी माँ की तस्वीर को देख रही होती है कि तभी उसके पिता उसके सर पर हाथ रखते हैं। बेटी, क्या हुआ? उदास क्यों है? कुछ नहीं पिताजी, बस माँ की बहुत याद आ रही थी। अरे क्या इस तस्वीर को पकड़कर बैठी हुई है? 7 बज गए हैं। खाना बनाने के लिए क्या कोई पड़ोसी आएगा? भाग्यवान, तुम क्यों हमेशा गुंजन से इस तरह बात करती हो? कभी प्यार से ही बात कर लिया करो। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ जी। और वैसे भी जिस ससुराल जाएगी वहाँ इसकी सास भी तो ऐसे ही बात करेगी, समझे आप? अब तू क्या हम दोनों की बातें सुन रही है? जा, रसोई में सौरभ को बहुत भूख लग रही है। जी माँ, मैं अभी खाना बनाती हूँ। गुंजन अपनी माँ की तस्वीर को रखकर रसोई में चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब गुंजन के पिता की तबीयत भी खराब रहने लगती है। ऐसे में वो काम पर नहीं जा पाता। एक रोज गुंजन अपने पिता को दवाई दे रही होती है, तभी पड़ोसन अम्मा उनके घर आती है। कैसन हो बिंदु? सब कुशल मंगल तो है ना? क्या खा कुशल मंगल है? देखो, 1 हफ्ते से बीमार है ये, काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब इनके अलावा घर में कमाने वाला है ही कौन? अरे कैसी बात करत हो बिंदु? तुम्हारा बिटवा है ना, उसको काम करने के लिए कहो और का। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हो? उसकी भला कोई उम्र है कमाने की? ठीक है, वैसे हम तो यहाँ अपने छोटे बिटवा की शादी का न्योता देने आए रहे। मंगलवार के दिन सब परिवार याद से पहुँच जाना। अच्छा, अब हम चलते हैं। शादी की बात सुनकर उमेश अपनी बेटी गुंजन की ओर देखता है, क्योंकि अब गुंजन की भी शादी की उम्र हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक होता है तो अपनी गुंजन के लिए रिश्ता तलाश करने लग जाता है। एक रोज रिश्ते वाले घर आते हैं। उनका ठाट बाट देखकर बिंदु उमेश को साइड में ले जाती है। इतने बड़े घर में रिश्ता करोगे अपनी लाडली का? अरे दहेज देते देते कंगाल हो जाओगे। लेकिन बेटी तो अच्छे परिवार में जाएगी ना बिंदु। बस एक बार इसका रिश्ता पक्का हो जाए भगवान की दया से। मैं ये रिश्ता होने दूंगी तब ना। अरे सारा पैसा दहेज में ये ले जाएगी तो मेरी बहू के लिए क्या बचेगा? कुछ ही देर में गुंजन चाय लेकर आती है। तभी बिंदु उसके आगे अपना पैर अड़ा देती है। गुंजन अपने आप को संभाल नहीं पाती और सारी चाय मेहमानों के ऊपर गिरा देती है। मेहमान गुस्से में उठकर वहां से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बिंदु गुंजन के लिए गरीब घर के एक लौते बेटे का रिश्ता लाती है और सारी बातें जल्दी जल्दी पक्की करके गुंजन की उससे शादी करवा देती है। विदाई के समय जहां सभी की आंखों में आंसू थे, वहीं बिंदु मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब मैं सुकून से जीऊंगी। इस नासपिटी को गरीब के पल्ले बांध दिया। अब ये जिए मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। गुंजन अपने ससुराल पहुंचती है, जो कि उसके मायके से भी बहुत छोटा था। बहू, माफ करना कि तुझे इस छोटे से घर में रहना पड़ेगा, लेकिन बहू, भगवान की दया से अगर हम केस जीत गए ना तो हमारा पुश्तैनी घर वापस मिल जाएगा। पुश्तैनी घर? हाँ गुंजन, हमारे चाचा जी ने हमारे पुश्तैनी घर और तो और तेल की फैक्ट्री पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसके चलते हम लोग इस तरह गरीबी में दिन काटने को मजबूर हैं। माँ जी, राघव जी, आप चिंता मत कीजिए। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
गुंजन अपने ससुराल वालों को हौसला देती है। समय बीत जाता है। एक रोज उमेश बिंदु से गुंजन के ससुराल जाने की बात कहता है। भाग्यवान, गुंजन की बहुत याद आ रही है, जाकर एक बार उससे मिलाते हैं। मुझे उसके फटीचर ससुराल के दर्शन करने का कोई मन नहीं है। आप खुद ही चले जाओ, मुझे मत कहो। मैं अकेला जाऊंगा तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कुछ भी सोचे, मुझे क्या लेना देना। और हाँ, अगर जा रहे हो तो कोई महंगी मिठाई विठाई पर फालतू खर्चा मत करना, पहले ही कह देती हूँ। बिंदु की बातें सुनकर उमेश वहां से चला जाता है। तो वहीं गुंजन अपने घर के छोटे से मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी उसका पति राघव हाथ में कुछ कागजात लिए खुशी से दौड़ता हुआ आता है। माँ, गुंजन, बाहर जल्दी आओ। क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है ना? अदालत में सुनवाई ठीक रही ना? माँ, सुनवाई भी ठीक रही और फैसला भी हमारे हक में आया है। हमें हमारा पुश्तैनी मकान और तेल की फैक्ट्री वापस मिल गई है। आप सच कह रहे हैं राघव जी? हाँ गुंजन, ये देखो घर और फैक्ट्री के कागजात। देखो माँ, अब हम अपने घर में जा सकते हैं। इस छोटे से घर में अब हमें और नहीं रहना पड़ेगा। ये सब बहू के शुभ कदमों के कारण हुआ है। तू सच में मेरे घर के लिए बहुत शुभ है। कुछ समय बाद उर्मिला अपने परिवार के साथ एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाती है और राघव भी फैक्ट्री का काम संभाल लेता है। अब धीरे धीरे उनके घर में लक्ष्मी आने लगती है। एक रोज बिंदु की पड़ोसन अम्मा अपनी बहू के साथ बाजार जाती है तो वो देखती है कि गुंजन महंगी साड़ी और गहने पहने हुए एक गाड़ी में बैठ रही है। ये सारा दृश्य देखकर वो बिंदु को बता देती है। ये क्या कह रही हो अम्मा? मुझे लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ होगा। माना हमारी नजरें कमजोर हैं, लेकिन धोखा नहीं खा सकत। तोहरी गुंजन शादी करके अमीर हो गई है। अपनी पड़ोसन की ये बात सुनकर बिंदु को यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद गुंजन के ससुराल जाती है। लेकिन ये क्या, वहां तो ताला लगा हुआ होता है। तब उसे पता चलता है कि वो घर छोड़कर अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गए हैं। जब बिंदु वहां पहुंचती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी उसकी समधन उसे घर के अंदर ले जाती है और वो गुंजन को महंगी बनारसी साड़ी में देखकर दंग रह जाती है। वाह गुंजन, तू तो बहुत जच रही है इस साड़ी में। वैसे बहन जी, अचानक ये काया पलट कैसे? सब भगवान की दया और मेरी बहू के शुभ कदमों का फल है। आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लाऊं? नहीं माँ जी, वो मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की हैं, इसलिए बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पिएंगी ना माँ। हाँ हाँ, सही कह रही है गुंजन। माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे माँ, अचानक से यहाँ आना कैसे हुआ? आपने बताया भी नहीं। अब इससे क्या बहाना बनाऊं? मैंने क्या सोचा था, गरीब घर में इसकी शादी करूंगी तो हमेशा गरीबी में ही जिएगी। लेकिन ये तो शादी करके अमीर ही हो गई। ऐसे ही चली आई बस। बिंदु ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन गुंजन अमीर होने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलती और अपनी माँ की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। तो बिंदु को एहसास होता है कि उसने हमेशा गुंजन को सौतेला समझकर ही उसका बुरा चाहा। लेकिन आज अमीर होने के बाद भी वो उसे अपनी माँ का ही दर्जा देती है, जिसके बाद से बिंदु में भी सुधार आ जाता है और वो हर तीज त्योहार गुंजन के ससुराल जाकर उसकी माँ होने का फर्ज निभाती है। बचपन में ही अपनी माँ का देहांत हो जाने के बाद अंजू के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी नई माँ के कहने पर उसके पापा योगेश उसे अपनी माँ रामरती के पास छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे। अंजू की दुनिया उसकी दादी में बसी थी। बीतते समय के साथ अंजू की दादी उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है। अब अंजू 18 साल की हो जाती है। एक सुबह जब वो घास का गट्ठर लिए घर आती है तो उसे बढ़िया खाने की खुशबू आती है। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू। लगता है दादी ने कुछ खास बनाया है। दादी, दादी। आ गई शैतान। ये बता, घास लाने गई थी या उगाने, जो इतनी देर लग गई तुझे? दादी, मैं क्या करती, कंचन और गुंजन मुझे जबरदस्ती रामू काका के बाग से अमरूद तोड़ने के लिए ले गई, तो बस उसी चक्कर में देरी हो गई।
वैसे ये क्या बनाया है आपने दादी? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बड़ी तेज है ना तेरी नाक तो। खुद ही बता मुझसे क्या पूछ रही है। खुशबू से तो लग रहा है आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी बनाई है। सीक्रेट रेसिपी क्या कह रही है? ओहो दादी, थोड़ी भी अंग्रेजी की समझ नहीं है आपको। अंग्रेजी की नानी, मैंने कड़ी और जीरा चावल बनाए हैं। मुंह हाथ धो ले, मैं अभी गर्मा गर्म लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रामरती दोनों के लिए खाना लेकर आती है, जिसकी खुशबू से ही अंजू के मुंह में पानी आ जाता है और वो गर्म गर्म कड़ी चावल ही खाने लगती है। तो उसकी दादी उसे पानी देती है। अरे अरे आराम से बिटिया, खाना गर्म है, मुंह जल जाएगा। दादी मुंह तो नहीं जला, लेकिन स्वाद आ गया। आहा, क्या स्वादिष्ट कढ़ी बनी है। आप चावल छोड़कर मैं ये कढ़ी ही पीऊंगी। बस कर, जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तू हमेशा यही कहती है, अब धीरे धीरे खा, तेरा खाना कोई और नहीं खाएगा। सच में दादी, आखिर आप इतनी स्वादिष्ट कढ़ी इतनी जल्दी कैसे बना लेती हो? मुझे भी इसकी रेसिपी मतलब विधि बताओ ना। हाँ हाँ बताऊंगी, जब तू शहर जाएगी ना अपने पापा के साथ रहने, तब जरूर बताऊंगी। अपनी दादी की ये बात सुनकर अंजू का खिलखिलाता चेहरा उदास पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे अचानक दुखी देखकर रामरती प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू अचानक से रोने क्यों लगी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादी। माँ के जाते ही पापा मुझे छोड़कर चले गए, एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। अरे रे, ऐसा नहीं कहते बिटिया, भले ही तुझे मैंने पाला हो, लेकिन तेरे पापा को हमेशा तेरी फिक्र रहती है। समय समय वो फोन करके तेरा हाल चाल लेता रहता है। हाँ, लेकिन कभी मुझसे मिलने गाँव आने का भी नहीं सोचा। बिटिया, माँ बाप जो भी करते हैं ना, बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। चल अब तू रोना बंद कर, वरना ये खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रही हो। फालतू में रोने के चक्कर में मैं इतने स्वादिष्ट खाने को भूल ही गई। अंजू की दादी उसके आंसू पोंछती है। गांव में अंजू अपनी दादी के साथ खुश थी, तो वहीं उसका पिता योगेश भी अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ शहर में चैन की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतता है और बढ़ती उम्र के साथ अब रामरती की तबीयत खराब रहने लगती है। अंजू उसकी बहुत सेवा और देखभाल तो करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी दादी का स्वर्गवास हो जाता है और अंजू के पिता योगेश उसे अपने साथ शहर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ अंजू की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, अगर आप कहें तो आज मैं खाना बनाऊं? बिल्कुल नहीं, खबरदार जो रसोई के सामान को हाथ भी लगाया तो। गांव से आई है, वहाँ का कच्चा पक्का खाना मेरी रसोई में बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ, दादी ने मुझे खाना बनाना अच्छे से सिखाया है, आप चिंता मत करो। एक बार मेरे हाथ का बना खाना खा लोगी ना, तो अपने हाथ का खाना भी पसंद नहीं आएगा आपको। क्या बोला तूने? अपने आप को क्या बड़ा रसोइया समझ रखा है जो ये सब बकवास कर रही है? एक तो बोझ बनकर हमारे सर पर बैठ गई है, ऊपर से अपनी तारीफें कर रही है। निकल यहाँ से, वरना गरम करछी से हाथ जला दूंगी। अंजू की सौतेली माँ उसे धक्के मारकर रसोई से बाहर निकाल देती है। अंजू रोते हुए अपने कमरे में जाती है। शाम को योगेश उसके लिए मिठाई लेकर आता है और बड़े ही प्यार से उसे खिलाने लगता है। तभी रजनी आकर मिठाई का डब्बा छीन लेती है। अच्छा, तो दोनों बाप बेटी अकेले अकेले मिठाई ठूस रहे हैं। तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा एक बेटा और पत्नी भी है। रजनी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस अंजू के लिए मिठाई लेकर आया था। देखो जी, ज्यादा लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है इस लड़की पर, वरना मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। हाँ दादी, आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता।
किसी को मेरी चिंता नहीं है। अंजू अपनों के बीच रहते हुए भी पराया महसूस करती। उसकी सौतेली माँ उसे घर की नौकरानी समझती। पड़ोसियों के सामने भी उसके साथ बुरा व्यवहार करती। योगेश से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो एक अच्छे घर के लड़के को देखकर उसका रिश्ता तय कर देता है। लेकिन ये बात उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल भी रास नहीं आती। भला मैं क्यों इसकी शादी में खर्च करूं? मुझे इससे कहीं तो ठिकाने लगाना होगा ताकि इसका बोझ इस घर से हटे, जिसके बाद मैं सुकून से रहूं। लगता है अब मैं घर कभी नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन फिर मैं कैसे अकेले जीऊंगी? अरे सुमन, जल्दी कड़ी बनाकर रख लो। ग्राहक खाने के लिए आएंगे तो हम कहाँ से देंगे? अरे कढ़ी बनाना कोई हलवे बनाने जितना आसान है क्या? आज कढ़ी नहीं बन पाएगी। एक तो कुछ देर पहले ही दही लेकर आए हो तुम, फिर समय तो लगेगा ही ना। आप कहें तो कढ़ी बनाने में मैं आपकी मदद कर दूं। बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे देना, मैं जल्दी ही कढ़ी बनाकर तैयार कर दूंगी। ढाबे वाला और उसकी पत्नी अंजू को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं तो ढाबे वाला अंजू की बात मान जाता है। अंजू रसोई में जाकर अपनी दादी की सिखाई हुई विधि से कुछ ही देर में एक पतीला कढ़ी बनाकर तैयार कर देती है, जिसकी खुशबू से पूरा ढाबा महक उठता है और सुमन ग्राहकों को कढ़ी चावल देती है। वाह जी वाह, कमाल की दिता। ऐनी बढ़िया और स्वादिष्ट करी तो कभी खाई नहीं मैंने। ओ परजाई जी, एक कटोरी और ला दो। जी अभी लेकर आती हूँ। अजी, इस लड़की की बनाई कढ़ी ने तो जादू कर दिया ग्राहकों पर। सभी 2-2 प्लेट कढ़ी चावल मांग रहे हैं। सही कह रही हो भाग्यवान। फिलहाल तुम लोगों पर ध्यान दो, मैं उसे खाना दे देता हूँ, वो भी बहुत भूखी है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अंजू वहाँ से जाने लगती है तो दोनों पति पत्नी उसे अपने ढाबे पर काम करने के लिए कहते हैं। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाकर तो तुमने तो आज हमारी अच्छी कमाई करवा दी। सच में आपको पता है, ये कढ़ी मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। उन्होंने मुझे बनाना सिखाया था, लेकिन उनके जाने के बाद से मेरी जिंदगी से जैसे खुशियाँ ही चली गयी। अंजू उन्हें अपने बारे में बताती है तो उसकी कहानी सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो उसे अपने ढाबे पर काम पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ अंजू के अचानक गायब होने पर रजनी योगेश को अंजू की शादी ना करने के चलते भाग जाने की झूठी बात कह देती है और उसे अपनी कसम देकर अंजू को ढूंढने से मना करती है। समय बीतता है और अंजू अपनी दादी की सीक्रेट रेसिपी से बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर ढाबे से कमाई करके एक घर किराए पर लेती है। कुछ समय बाद योगेश और रजनी रास्ते से जाते हुए उसी ढाबे पर जाते हैं जहां अंजू काम किया करती। अंजू, मेरी बेटी, तू यहाँ कैसे? रजनी, तुमने तो कहा था कि अंजू भाग गई। वो जी, पापा सच तो ये है कि माँ मुझे बाजार में भटकने के लिए छोड़ गई थी और अनजाने में मैं यहाँ ढाबे में आ पहुँची और यहीं काम करने लगी हूँ। लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझे नहीं छोड़ती तो शायद मैं खुद ही परेशान होकर घर से भाग जाती। बेटी, तू ये क्या कह रही है? चल घर चल अपने। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इस दुनिया में बस मेरी दादी ही मेरी अपनी थी और अब उनके बाद उनकी सीक्रेट रेसिपी बनाकर मैं इस दुनिया में अपना गुजारा कर सकती हूँ, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। इतना सब हो जाने के बाद अंजू ने खुद को समझा लिया था और वो अकेले रहना सीख गई थी, जिसके बाद उसके पिता निराश होकर लौट जाते हैं और अंजू उसी ढाबे पर काम करती है। अमन का दिल अपनी साली महिमा पर तो था, लेकिन क्या किया जा सकता है, साली का दिल तो कहीं और ही लगा हुआ था। क्योंकि अब किसी की मलाइका जैसी साली हो तो अपनी सीधी साधी पत्नी पर किसी का दिल क्यों ही आएगा। एक रोज अमन अपनी पत्नी रूही से कहता है, अरे रूही, अब मेरी तो किस्मत ही भूंडी है। अरे देखे तेरी छोटी बहन के लगती है। अरे मलाइका भी कुछ ना है इसके आगे। यो काश मेरी शादी महिमा से हो जाती ना, कसूता मजा आ जाता। ये सुनते ही रूही अमन को चप्पल फेंक कर मारते हुए कहती है, अपनी शक्ल देखी है कभी? वो तो मैं थी जिसने माँ की खातिर एक बार में हाँ कह दिया शादी के लिए, वरना मंडप में आखिरी फेरों तक महिमा कह रही थी कि दीदी मत करो ना इस अक्षय खन्ना से शादी। रे क्यों ना, मेरी शक्ल चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो,
रे मैंने तने कभी मारा पिटा तो ना, रे इतने प्यार से रखता हूँ तने। और एक तेरी बहन है रे जिसने मेरे छोटे भाई रोहन को फांस लिया, रे 10 साल बड्डी है मेरे भाई ते। तो क्यों लट्टू हुआ फिरता था महिमा के आगे पीछे? अभी भी देख लो, बिना शादी के मेरी बहन के साथ रहता है। रे तुम्हारी बहन कौन सी दूध की दुल्ली है? रे उसने भी तो अपने 15 साल के बालक और पति को छोड़ के 10 साल छोटे लड़की के साथ शादी के बिना ही रहना पसंद कर लिया भाई। रूही की छोटी बहन बेहद सुंदर थी, जो रूही से 1 साल ही छोटी थी। महिमा की उम्र 35 साल थी, लेकिन महिमा ने अपने जीजा अमन के छोटे भाई रोहन के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया था। उनकी ये बातें सुनकर रूही की सास उर्मी रूही को ताने मारते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ लड़ते रहो, वहाँ मेरा नालायक बेटा उस बूढ़ी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। दोनों मनाली गए हैं, कल ही आएंगे। माँ जी, गलती तो आपके बेटे रोहन की भी है। क्या दिखा था उसे मेरी बहन में, जो उसके पति से ही उसका तलाक करवाकर घर ले आया। अरे तुम तो ना ही बोलो ना, बढ़िया है। तुम्हारी बहन अच्छी होती तो शायद वो अपने बालक और पति का घर बार छोड़कर अरे यहाँ ना आती। महिमा अपनी जिंदगी में खुश थी। अब मलाइका की दीवानी महिमा अपना हनीमून मनाकर अगली रोज सुबह घर आती है और उर्मी के पैर छूते हुए उर्मी से कहती है, माँ जी कैसी हैं आप, सब बढ़िया है ना? खबरदार जो तूने मेरे पैर छुए तो। तू मेरी बहू नहीं, मेरी एक ही बहू है रूही। अरे आ गई आप साली जी, और कैसा रहा आपका हनीमून? पूछ क्यों रहे हो, तुम भी चले जाते। कल तक तो महिमा के लिए जहर उगल रहे थे और अभी देखते ही बदल गए। दीदी छोड़ो ना, जीजू की बातों का मैं बुरा नहीं मानती। जीजू तो है ही नोटी। हाय, मुझे नोटी कह दिया महिमा ने। अरे मेरी तो धड़कन कतई तेज होने लगी। ये देखकर रोहन अपने बड़े भाई अमन को धीरे से कहता है, भैया ये आपकी साली थी, अब आप महिमा के जेठ हैं, तो थोड़ी शर्म कर लीजिए। अरे मैं क्या शर्म करूँ, तू कर। अपने से 10 साल बड़ी औरत से चक्कर चलाने लग रहा है, बेशरम कहीं का। और मैं बताऊं भाभी को कि आप भी तो अपने से 5 साल छोटी काम वाली के साथ चक्कर में थे। तो भाई ना है मेरा, अब मेरी शाली है महिमा, मुझसे मजाक न करूंगा तो किससे करूंगा भाई? हाँ तो कर लीजिए, लेकिन लिमिट में। अब जैसे ही रोहन और महिमा अपनी कमरे में जाते हैं, उसके बाद अमन खुद से कहता है, रे बढ़ाया मुझे बताने वाला। रे लिमिट में रहा कर, खुद की लिमिट का पता होता ना तो ये 10 साल बड़ी औरत के साथ चक्कर ना चलाता। और ये मेरी साड़ी है, मुझे ही मजाक करने से रोकेगा ही तू। उर्मी अपने बेटे रोहन की इस हरकत से बहुत परेशान थी। वो शादीशुदा 15 साल के बच्चे की माँ की उम्र की औरत के साथ चक्कर चला रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद शाम के समय उर्मी के घर विमला आती है और वो उर्मी से कहती है, और उर्मी, काफी दिनों बाद आई हूँ तुझसे मिलने, घर पर कोई है नहीं क्या? सब बाहर गए हुए हैं फिल्म देखने के लिए। तू भी चली आती, तू क्यों अकेले घर में बैठी हुई है? इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। वैसे ही मेरे नालायक बेटे ने मेरी बहुत बदनामी करवा दी है। ये तो है। अब ये दुख दर्द तो तू ही जानती होगी कि कैसे तू अपने छोटे बेटे की 35 साल की औरत को, वो भी बिना शादी के, घर में रख रही है। तेरे इसी तानों को सुनकर मेरा बीपी हाई हो जाता है। तू मेरे दबे हुए दुखों का दर्द जो बनकर आती है, अब तो तू मुझे और भी जहर लगने लगी है। ऐसे ही दोनों बातें करती रहती हैं। अब अगले दिन महिमा अपने पति रोहन के साथ मार्केट जा रही थी। तभी एक औरत महिमा को देखकर ताने मारते हुए कहती है, देखो जरा आजकल की औरतों को, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। औरतें अपने से छोटे मर्दों को फंसा रही हैं और बिना शादी उनके साथ रह रही हैं। ये सुनकर रोहन तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन महिमा उस औरत से लड़ पड़ती है और उस औरत को कहती है, बूढ़ी किसे बोली? तेरी 20 साल की बेटी से भी ज्यादा जवान दिखती हूँ मैं, समझी? इसके लिए मेहनत लगती है। 35 साल की हूँ, मगर कोई कह सकता है कि मेरी इतनी उम्र है? बूढ़ी बोली, चल चल अपना काम कर, मुझसे क्या जुबान लड़ाती है? तू जैसी से तो मैं मुंह भी ना लगूं। ना जाने उर्मी के बेटे को इसमें क्या ही दिखा जो अपने उम्र के बच्चे की माँ को घर ले आया। इस बात पर खूब बहस होती है और जब महिमा घर आती है तो ऐसे में रूही महिमा को देखकर कहती है, क्या हुआ महिमा, इतने गुस्से में क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? एक बदतमीज औरत मिल गई थी, मुझे कहने लगी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या कर सकते हैं, आखिर सच तो कड़वा ही होता है ना। अरे साली जी, आपकी पतली कमर देखकर उसे जलन होने लगी होगी।
अरे कोई बात ना, होते हैं कुछ लोग ऐसे। अरे मन ने कभी कहा आपको कि आप बुढ़ी होने लग रही हो? नहीं ना? अरे आपको देख के तो मलाइका की याद आ जाए मेरे को। हाँ क्यों नहीं, और मुझे देखकर तो इसे बस नींद ही आती है। तुम कमरे में चलो, बताती हूँ तुम्हें। जीजू, एक आप ही हो जो मुझे समझते हो, बाकी किसी को नहीं पड़ी है मेरी। ये देखकर जैसे ही अमन महिमा की तरफ दिलासा देने के लिए बढ़ता है, वैसे ही रूही अमन का पीछे से कॉलर पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले जाती है। और ये देखकर उर्मी खुद से कहती है, इसका भी दिमाग कंट्रोल में नहीं है। इस औरत को देखकर इसको भी 2-4 फटके खाने जरूरी ही हैं। अगली सुबह अब जैसे ही उर्मी अपने घर का गेट खोलती है, वो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। और वो ये देखकर सामने खड़ी विमला से कहती है, विमला, क्या हुआ? मेरे घर की तरफ इस तरह से भीड़ क्यों लगी हुई है, वो भी सुबह सुबह? आजा उर्मी, तू खुद ही देख ले अपनी बहू की पिक्चर। अब जैसे ही उर्मी ये देखने के लिए बाहर आकर अपनी बालकनी की तरफ जाती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ उसकी बहू ने शॉर्ट नाइट सूट पहना हुआ था और अंगड़ाई लेते हुए वो गाना गा रही थी। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, ऊ आह की आवाज है आती हर ओर से, मैं तो चलूँ इस कदर के मच जाए ये गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। ये देखते ही उर्मी का दिमाग गर्म हो जाता है और वो तभी जोर से चिल्लाते हुए सभी से कहती है, कम बख्तो, निकलो यहाँ से। यहाँ कोई फिल्म लगी है जो ऐसे आग गड़ाए देख रहे हो सारे के सारे? और तू बिकनी क्वीन अंदर को हो ले। उसे क्या बोल रही है? उधर देख उस बुढ़े को। जब से तेरी ये नाजायज बहू तेरे घर में आई है, तब से तो बुढ़े को भी जवानी चढ़ गई है। देख कैसे चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन तब भी उछल रहा है बुढ़ा। क्या करूँ विमला मैं इस औरत का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी फिक्र नहीं मुझे। मोहल्ले के सभी लड़के और औरत इसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। सही कह रही है तू उर्मी। एक तेरी बहू है जिसकी जवानी नहीं जाती, और इन बुढ़े को तेरी बहू को देखकर जवानी आ जाती है। तो ये थी मलाइका जैसी अमन की साली, जिसने न सिर्फ अमन को अपने हुस्न से मदहोश कर रखा था, बल्कि मोहल्ले के सभी लड़के बूढ़े भी महिमा के दीवाने थे। अब ऐसा हो भी क्यों ना, मलाइका का असर तो महिमा पर साफ नजर जो आता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।